हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए, आपका जो हिंदी का क्वेश्चन चालू होता है। तो हिंदी में भी आपका क्या होता है कि 15 क्वेश्चन आपका जो गद्यांश से रहता है और 15 क्वेश्चन आपका सीडीपी बेस्ड रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गद्यांश को पढ़ लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए गद्यांश में क्या बोल रहा है। हजारों वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खींचता चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों के कोख से हुआ है। यानी कि संसार की सभी संस्कृतियों का जन्म कहाँ से हुआ है? नदियों के कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। यानी कि भारतीय संस्कृति किसकी देन है? गंगा नदी की देन है। अंत में नदी समुद्र में जा मिलती है। पानी जहाँ से चलता था वापस वही पहुँच गया। नदी कभी न समाप्त होने वाली एक निरंतर रचना है, एक ऐसी शक्ति जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है। मतलब कि नदी के बारे में बोल रहा है कि एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं यानी कि नित्य पुनर्जीवित होती रहती है। किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है। नदी क्या है? एक अस्थिर मित्र है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आएंगे तो आप लोग आसानी से उसे करेंगे। हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता था। नदी का पानी उफान पड़ता है और तटबंधों को तोड़ता हुआ गांव-गांव बहा ले जाता है। तो इस तरह से नदी के बारे में इस गद्यांश में जिक्र किया गया है। तो इससे रिलेटेड चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि संस्कृति का जन्म कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि संस्कृति का जन्म कहाँ होता है। समुद्र के किनारे, खेतों के किनारे, नदियों के किनारे, जंगलों के किनारे। तो अभी आप लोग तुरंत गद्यांश में देखे हैं कि नदी मतलब कि संस्कृति का जन्म कहाँ से हुआ है? तो नदियों के कोख से, यानी कि नदियों के किनारे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति डैश की देन है। तो अभी तुरंत आप लोग देखे हैं कि भारतीय संस्कृति जो है किसकी देन है। यहाँ पे है भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या है? भारतीय संस्कृति खाली जगह की देन है तो गंगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है। नदी के बारे में अस्थिर मित्र क्यों कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, नदी वापस समुद्र में मिल जाती है, बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है, नदी एक स्थान पर टिकती नहीं है, नदी का जल बहुत खारा होता है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो यह जो है बाढ़ बनकर क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा यह नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से नदी को अस्थिर मित्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला है आपका, नदी क्या नहीं है। आपको बताना है कि नदी क्या नहीं है। अस्थिर मित्र, पुनर्जीवित करने वाली, निरंतर रचना, संस्कृति का उद्गम स्थल। तो अस्थिर मित्र भी है, निरंतर रचना भी है, संस्कृति का उद्गम स्थल है। तो पुनर्जीवित यानी कि स्वयं पुनर्जीवित होती है, बट यह पुनर्जीवित करने वाली नहीं है। तो नदी क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्जीवित करने वाली। तो और सारे जो है निरंतर रचना, संस्कृति का उद्गम स्थल, अस्थिर मित्र, ये सारे नदी है। उसके बाद अगला है आपका, गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि। मतलब आपको बताना है कि हमारे जीवन में नदी का बहुत ज़्यादा महत्व क्यों है। वह मीठा पानी देती है, सदा बहती रहती है, केवल वही खेती का आधार है, जल ही जीवन है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जल ही जीवन है। इस वजह से नदी जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जल ही जीवन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता है कि। मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता है कि वह खेतों की सिंचाई में मदद करती है, हमारी आत्मा को तृप्त करती है, संस्कृति को जन्म देती है, निरंतर बनी रहती है। देखिए हमारी आत्मा को तृप्त भी करती है, संस्कृति को जन्म देती है, निरंतर बनी रहती है। ये सारे चीज़ नदी से होती है। ये नहीं कि सिर्फ जो है हमें खेती में ही मदद करता है,
इस वजह से ही हम लोग नदी को महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। इसके अलावे बहुत सारे काम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नदी का जो हम लोग सिर्फ यूज हम लोग खेती के लिए ही नहीं करते, बल्कि इससे अलावे हमारे आत्मा को तृप्त करती है, संस्कृति को जन्म देती है, निरंतर बनी रहती है। ये सारी चीज़ें नदी पर ही डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए महत्व नहीं देते कि वह खेती की सिंचाई में ही मदद करती है। उसके बाद अगला है आपका, पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है। तो आपको बताना है कि पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है। नदी से समुद्र, समुद्र से समुद्र, समुद्र से नदी, नदी से नदी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समुद्र से समुद्र। तो नदी जो है समुद्र से चलकर समुद्र में जाके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, और उपसर्ग हो गया पहले और प्रत्यय हो गया आपका लास्ट में। उपसर्ग हो गया फर्स्ट और प्रत्यय हो गया आपका लास्ट में। तो यहाँ पे प्रत्यय किस में लगा हुआ? निरंतर, भारतीय, प्रकोप, तृप्त। तो भारतीय में स्पष्ट देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है भारतीय में प्रत्यय आपका लगा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि मित्र का समानार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं है। सखा, इसका भी अर्थ मित्र होता है। बंधु का अर्थ मित्र होता है। संगी का अर्थ मित्र होता है। बट अरी का अर्थ आपका जो है मित्र नहीं होता है। तो इनमें से मित्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो अरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ से देखिए, एक अलग आपका जो है गद्यांश शुरू होता है। इस गद्यांश से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फले, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। तो इस तरह से जो है कुछ यहाँ पे जो है खेती के बारे में यानी कि प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अभी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि लेखक के पास थोड़ी धरती हो तो वह क्या नहीं करता। यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती हो जाए तो वह कौन सा काम नहीं करेगा। यदि उसके पास धरती होगा तो बगीचा लगाएगा ही, खेती करेगा, पेड़ पौधा लगाएगा। बट वह यहाँ पे जो है नहर बनाना तो वह काम नहीं करेगा। यदि थोड़ा सा लेखक के पास धरती हो जाए तो वह नहर या नगर यहाँ पे जो भी हो वह नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है आपका, कविता में लेखक का डैश प्रेम झलकता। किसके प्रति प्रेम झलकता? प्रकृति के, पशु के, धन के, परिवार के। तो इसमें प्रकृति का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति का प्रेम झलकता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे, प्रति धरती से क्या आशय है। प्रति धरती आप लोग किसे कहेंगे? ऑटोमेटिक आप लोग गद्यांश को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी इसका आंसर कर देंगे। जो बंजर और उबड़ खाबड़ हो, जिसे प्रतिवर्ष जोता या बोया न जाता हो। बिल्कुल सही बात है। प्रति मतलब क्या होता है, एक बार उसमें फसल लगाए फिर छोड़ दिए, 1 साल उसके बाद फसल करेंगे। तो इस तरह की भूमि को प्रति भूमि करते हैं, मतलब कि प्रति वर्ष जोता या बोया न जाता हो वैसी भूमि प्रति भूमि होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कॉमन साइंस है, अपने माइंड मतलब कि अपने से भी इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। उसके बाद है, फसलों में दहक रही हो, वाक्य में रेखांकित शब्द दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? दहक, फसलों में दहक रही हो, फसल दहक रही है, इसका क्या आशय है आपको बताना। फसल बोने के अर्थ में, फसल के पकने के अर्थ में। बिल्कुल सही बात है, फसल में दहक हो रही है मतलब कि फसल जो है पक गई है। तो इस तरह से फसल के पकने के सेंस में इसका जो है उपयोग किया गया, फसल दहक रही हो। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका, समूह से भिन्न शब्द है। तो इनमें से बताना कि अलग कौन सा शब्द है। छोटी सी खेती, छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन,
फूल फल लदे। देखिए ये सारे देखिए अब ऊपर से तीनों एक जैसा लगता है, छोटी सी खेती, छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन, बट फूल फल लदे ये कुछ अलग सा लगता है। तो इस तरह से 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका समान लयात्मक शब्द नहीं है, मतलब कि इनमें बताना हो कि चारों में से जो है कोई एक आपको डिफरेंस लगेगा, मतलब कि और तीनों में एक लय, एक धुन, एक रिदम आपको मतलब कि देखने के लिए मिलेगा। जैसे मोह क महक, दोह क दहक, लौह क लहक, ये तीनों देखिए एक जैसा लग रहा, बट लहर एक अलग उसमें लय उत्पन्न हो रहा, अलग ध्वनि, अलग रिदम इसमें आ रहा। तो लहर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऊपर से महक, दहक, लहक ये सारे एक जैसे हैं और इसमें से अलग कौन हो गया आपका, लहर। उसके बाद आगे है आपका, यहाँ से आपका CDP बेस्ड यानी कि बाल विकास रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होता है। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों की मदद करने की ज़रूरत है। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलता, जो उसका जो बेसिक जो पठन कुशलता है उसका निर्माण कर सके, इसके लिए शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व और विभेदित अनुदेशन के साथ, बिल्कुल ये आपका सही जवाब है। मतलब कि शिक्षार्थियों में जो बुनियादी पठन होता है, बेसिक जो पठन होता है उसका निर्माण कर सके, इसके लिए शिक्षक द्वारा जो है ना व्यक्तित्व और विभेदित अनुदेशन की क्या होती है, उसे शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द है कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित जो छपी हुई विषय सामग्री है उससे परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये शब्द है, तो ये शब्द आपका जो है सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि साइड वर्ड्स होने वाले शब्द है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा का सर्वाधिक उपयुक्त या प्रयुक्त, जिसको हम लोग साइड वर्ड्स बोलते हैं, और होने वाले ये शब्द होगा। तो इसमें कक्षा 2 की शिक्षिका जो मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान दे रही है, तो ये सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द होगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साइड वर्ड्स। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका एक से अधिक भाषा का ज्ञान, यानी कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या कहलाता है आपको बताना है। फर्स्ट है भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है, ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। नवीन कक्ष में सीखते समय विद्यार्थियों को उसके समान रूप करता है। उसके बाद नवीन भाषा सीखने सिखाने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। एक से अधिक भाषा क्या होता है कि नए भाषा सिखाने में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आपका एक शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों से छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई के साथ उनका परीक्षण करने के लिए कहती है। एक शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को छोटे से अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने के लिए और गहराई के साथ उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वो डैश का अभ्यास कर रही है, तो किसी भी अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ना, गहराई के साथ उसका परीक्षण करना, ये क्या कहलाएगा, एक तरह से ये गहन पठन के अंतर्गत आएगा। तो वह बच्चा क्या कर रहा, गहन पठन कर रहा, बारीकी से उस चीज़ को क्या कर रहा, पढ़ रहा है, तो गहन पठन हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका भाषा शिक्षण के लिए वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में विद्यार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। यानी कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए, मतलब कि भाषा शिक्षण में वास्तविक और व्यवहारिक स्थितियों का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने वाले शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाएगा, ये स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाता है। इसमें क्या होता है कि भाषा शिक्षण के दौरान जो है उसकी जो रियल लाइफ है और जो सामाजिक चीज़ें हैं, व्यवहारिक जो दृष्टिकोण में जो चीज़ें को अपनाते हैं, उस चीज़ों का जब मदद करेंगे तो वह स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2।
उसके बाद है पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं, यानी कि पढ़ने से पहले जो है किस प्रकार का कार्य किया जाता है वही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, ये तो होगा ही नहीं मूल्यांकन। कठिन शब्दों और पदों को अर्थ देने के लिए, ये भी गलत बात है। उसके बाद है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज़ को हमें पढ़ना है तो उससे पहले क्या किया जाएगा कि विद्यार्थियों के पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए यह काम किया जाता है, कि ताकि वह जो हम आगे का जो कार्य करेंगे उसमें बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़े। तो इसके लिए हम लोग उस विषय वस्तु में प्रवेश करने से पहले उसे क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए अभिप्रेरित करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 सटीक आंसर है। उसके बाद है कि भाषा अर्जन, यानी कि प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। जो भाषा अर्जन होता है, जो सीखता है बच्चे, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, कौन से भाषा, उसके बाद फिर कौन सी भाषा, वही आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कूकता है, उसके बाद फिर बबलाता है, उसके बाद समग्र बोधित अवस्था, 2 शब्दीय अवस्था, उसके बाद तार शैली वाक्य होता है। तो इस तरह से छोटे बच्चे पहले कूकना चालू करते हैं, फिर उसके बाद बबलाना करते हैं, फिर उसके समग्र बोधित अवस्था होते हैं, फिर 2 शब्दीय अवस्था होते हैं, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं पहले का, माँ, दा ऐसे बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर 2 शब्द वाले आ जाते हैं, दा, दा, माँ, माँ, का। वही सब है कि शुरुआत में बच्चे पहले कूकता है, उसके बाद फिर बबलाता है, फिर समग्र बोधित थोड़ा सा अवस्था आता है, फिर 2 शब्दों का उच्चारण करता है, फिर उसके बाद तार शैली वाक्य का उच्चारण करता है। तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की वजह अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है, यानी कि एक उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की वजह अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना अधोगामी उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधोगामी उपागम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के खराब अंकों के कारण हो जाने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। तो एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने विद्यार्थियों में खराब अंकों के कारण, मतलब बच्चों में क्या हुआ, खराब अंक ले आया, उसको जानने के लिए वह किस परीक्षण का उपयोग करेंगे, कौन सी परीक्षण की तैयारी करता है। तो ये जो है आपका जो है निदानात्मक या उपचारात्मक जो परीक्षण होता है वह करता है। इसमें क्या करता है कि बच्चे को जो पहचान भी हो जाता है, उसके बाद जो कठिनाई होता है, बच्चे को जो परेशानी होता है, फिर उसका निदान भी किया जाता है। बच्चे गलत करते हैं तो उसके बाद उस निदानात्मक परीक्षण के दौरान क्या होता है, द्वारा बच्चे को जो है सही चीज़ें को बताया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण ये कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका एक बच्चा जोड़ में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। तो एक बच्चा जो है जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन वह लिखित परीक्षा में अंक नहीं ले पाता है, अच्छा अंक नहीं ला पाता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। किस रूप में मदद करेंगे बच्चों का, वही आपको बताना है। पहला है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। उसके बाद है बच्चे के माता पिता, कभी भी यदि बच्चे गलत करते हैं डायरेक्ट उससे माता पिता से कुछ हम लोगों को कहना है ही नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर अगले बार भी माता पिता है, ये भी गलत हो जाएगा। उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि सुधार कर सके। अब बच्चे गलत कर रहे तो क्या उसका लगातार हम नियमित उसका परीक्षण लेंगे ही सिर्फ, ये भी बात नहीं होगा। बट ये बिल्कुल सही है कि उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करे। तो वह जो भी करता है वह उसकी जो सामाजिक अंतःक्रिया है उस चीज़ को हमें प्रशंसा करना, उसे प्रोत्साहित करना है। तो बच्चे कभी भी गलत भी करता है तो उसे हम लोगों को जो निगलेक्ट नहीं करना बल्कि उसे प्रोत्साहित ही करना है, तभी वह बच्चों में सृजनात्मक रचनात्मक सारे कौशल का क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद अगला आपका द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी। द जंगल बुक के मुख्य पात्र जो है मोगली की जो है भाषा में कमी थी, क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ। क्योंकि वह जंगल में वह पला बढ़ा तो उसका मानव से मतलब कि संपर्क नहीं रहा, तो उसका पालन पोषण वही जंगल में ही हुआ।
यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? यानी कि द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से वह बिलग रहा, अलग उसका लालन पालन हुआ, पोषण हुआ। तो इसमें जो है भाषा विकास के किस पक्ष का यह समर्थन करता है वही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। बिल्कुल सही बात है। जब उसको एक अच्छे समय मतलब कि जो एक अच्छे काल में समय में अवधि में उसको जो भाषा का ज्ञान मिलना चाहिए वो तो उससे बच्चे के मतलब कि वो तो उससे समाज में मिल नहीं पाया। उस समय में वो तो जंगल में अपना मतलब कि उसका पालन पोषण हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है कि एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, जो एक सही टाइम होता है बच्चे में भाषा सीखने का, वह परिवेश उसको नहीं मिल पाया जिसके कारण उसे भाषा में क्या है, कमी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका अर्थ क्रियात्मक यानी कि प्रेगमेटिक्स डैश की ओर संकेत करता है। तो अर्थ क्रियात्मक जो है किसके ओर मतलब कि प्रेरित करता है वही आपको संकेत करता बताना है। भाषा के सामाजिक नियम, विद्यालयी भाषा की नीति, विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, शैक्षणिक भाषा। तो अर्थ क्रियात्मक प्रेगमेटिक्स जो है आपका सामाजिक यानी कि भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है। ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता है? व्याकरण, शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण, कविता की अंतर्वस्तु। मतलब कि आपको बताना कौन सा सही है। तो इसमें जो व्याकरण में कभी भी जो है व्याकरण में मतलब किसी भी कविता में जो है एक आकलन तत्व के रूप में उसका समर्थन कभी भी नहीं करता है। तो इस तरह से आपका जो है व्याकरण बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका व्याकरण 1 नंबर पे है आपका। उसके बाद आपका कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने के प्रवाह, पूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? तो इसमें से बताना प्रत्यक्ष पद्धति होगा या व्याकरण अनुवाद पद्धति होगा या द्विभाषी पद्धति होगा या सर्वभाषिक पद्धति होगा। तो यह व्याकरण अनुवाद पद्धति ये कहलाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने के प्रवाह, पूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। तो व्याकरण से हम लोग किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, सटीकता से किसी भी चीज़ का उच्चारण करते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह से व्याकरण अनुवाद पद्धति आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है। तो इसमें देखिए कौन सा सत्य नहीं है वही आपको बताना है। फर्स्ट है यह सीखने वाली संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता, बिल्कुल सही बात है। यानी कि लिखने में परेशानी होगा डिस्ग्राफिया में, सही बात है। यह कागज़ पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करेगा, सही बात है। यह जो है उसके बाद यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देगा, सही बात है। बट ये सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, ये गलत बात है। यानी कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है बट यहाँ पे तार्किक चिंतन से संबंधित है। तो इस तरह से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी के कवर किया और बहुत ही जल्दी यानी कि कम टाइम में आज हम लोग कवर किए। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।